एक बार क्रिस्टल बार शॉप में काम करते करते बैठ के सीलिंग बना रहे थे, पिलर बना रहे थे उनके, तो एक औजार लेके से कान में घुमा रहा था, तो कहाँ लग गया मालूम नहीं, तो कान में से बहुत पानी बहने लग गया, तो कान पूरा ये हो गया और ये हड्डी की बहुत आवाज़ आने लगी। खाते थे तो खाट खाट आवाज़ आती थी, बहुत जोर जोर की। हाँ, तो एक दिन बैठे बैठे मैं ऐसे मार के देखा सर में, तो जैसे घंटे की आवाज़ आती है ना, ऐसे आवाज़ आने लग गई। तो मैं यहाँ मार के देखना, यहाँ मार के देखना, इसकी माँ खोपड़ी पूरे में घंटे की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी परेशान हो गया, तो मैं दास साहब को बोला, तो उन्होंने बोले कि नहीं खोपड़ी का तो फिर एक्सरे वक्सरे देना पड़ेगा, यूँ त्यों करके। इसकी वैसा ये काय का लग गया बेटा धंधा पूरा। तो फिर वो दवाखाने में जाते थे, वो है ना कोठी पे एक नाक कान का दवाखाना, आँख वाँख का, तो वहाँ जाते तो वो रोज एक इंजेक्शन ठूस देते और कमजोरी हो गई बोलते बेटे, ये कान में से जो निकल रहा है उसके लिए कुछ नहीं करके ये हो रहा वो हो रहा। तो मैं एक दिन बोला कि डॉक्टर साहब कम से कम देखो तो सही कान में क्या है क्या नहीं है। तो देखे तो मैल बहुत है, तो वो जो मैल निकाला, इतनी मैल निकाला कान में से, हाँ, और पिचकारी मारा तो वो जो उनका ढोपला होता है वो भर गया बेटा। तो उसके बाद वो कान में से इतना तेज सुनाई देने लग गया 2-4 दिन में ये काम भी हो गया। तो ये सारी चीज़ों में मैं एकदम बहुत कमज़ोर पड़ गया। तो बैठे बैठे मैं एक बार ये बुद्ध के 510 तांत्रिक रूप है जो तिब्बत में बने हैं, तो मेरे को लगा कि ये 510 तांत्रिक रूप बुद्ध के बना के किसी म्यूजियम को दे देंगे। उसकी एक्नोग्राफी मेरे को मिल गई थी, तो मैं वो काम करने लगा बैठ के। तो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना, तो बैठ के ही काम करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की छोटी छोटी बहुत मूर्तियाँ बनाया। तो क्या होता था, कई बार चावल स्टोव पे रखा है, वो पतीला तक जल जाता था, वो पता नहीं चलता था। तो कौन खाना पकाना, कौन खाना इसकी ऐसी तैसी करके सोमवार मंगलवार उपवास, शुक्रवार शनिवार उपवास, न पकाओ न खाओ। तो उसमें मेरा जो वजन था, अखाड़ा चलाते समय 80 किलो वजन था, तो ये सब चक्कर में आके मेरा वजन 45 किलो का हो गया। तो 24 घंटे एक परेशानी कि कला क्या है, सृजनात्मक काम क्या बोलते हैं। घूमता था मैं खूब और ये मूर्तियाँ बनाता था। तो मूर्तियाँ बनाई, एक दिन शाम में लाइट चले गई, तो मैं सोचा कि चलो सिनेमा गिनमा देखा जाए। तो चिकड़पल्ली पर नारायणगुड़ा पे दीपक महल था, तो दीपक महल में अर्धांगिनी करके पिक्चर चल रही थी पुरानी, वो देखने चले गया। तो पिक्चर देखने के लिए जब बैठा मैं अंदर टिकट लेके, तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे मैं कुर्सी में ही समा गया। तो मैं जरा ठीक होकर के बैठा, फिर थोड़ी देर में फिर ऐसे लगा, ऐसा झटका लग करके और से लगा। तो मैं उठ के बाथरूम में गया, पेशाब पेशाब करके आके बैठा, तो फिर ऐसे ही लगा मेरे को। तो मैं ये कुछ गड़बड़ हो गई करके मैं बाहर निकला। बाहर निकल के उस समय रिक्शे चलते थे हैदराबाद में, ऑटो नहीं थे, तो रिक्शे में बैठ करके चिकड़पल्ली आया। तो आदिलाबाद की एक लड़की वहाँ DSO है, उसको हम अक्का अक्का बोलते थे, बहन बहन करके बोलते थे। तो उनके घर चले गया, घर पे तो कोई भी नहीं था कमरे पे। तो उनके गया तो वो मेरे को देखी, तो गुरुजी क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो मैं बोला कि ऐसा सा दीपक महल में सिनेमा देखने गया मैं, ऐसा वहाँ कुछ है, वो पकड़ लेता, बोले अरे मैं ये क्या कहा। तो वो बोली कि वहाँ कुछ है, ऐसा बहुत लोगों को होता है। तो उसकी माँ बोले वैसा कुछ नहीं है। उसकी सास बोली पैत्यम हो गया, सफरा हो गया करके वो सौंठ वाँट कूट के खिलाई मेरे को, और ये कुछ धुआं लगाई। तो मैं फिर बाद में रात को घर को आया, आके सो गया। सुबह उठ करके अब कौन खाना पकाना करके चिकड़पल्ली में सुधा होटल है, सुधा होटल में जाके खाने बैठा, तो मेरे को फिर वैसे ही हो गया। फिर वैसे ही होते मैं फटाक से उठ के मैं वो होटल वाले से बोला यार डॉक्टर कहीं है क्या। वो बेटे वो डॉक्टर का खाने में कुछ आया क्या, वो हो गया क्या, क्या हो गया करके वो लोग परेशान। अरे मैं बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर वहीं सामने ही दास साहब का घर था, तो उनके पास चला गया। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि कुछ पकड़ लिया। तो जिसके भी गए वो यही बात बोल रहा है। तो ये दिमाग में इतना ज़्यादा घूम गया कि मेरा रंग पीला पड़ गया था एकदम से। ऐसे ही हालत में यहाँ भी आया, आदिलाबाद भी आया, फिर गया। फिर जब गया मैं, तो वो अक्का से मिलने के लिए जब गया, तो वो रसोई में रोटी बना रही थी। वो आके मेरे को देखी,
देख के जाके अंदर अपनी सास को बोलती, अभी उतरा नहीं बोलती। इनका जिगर है करके बोलती, अरे ये क्या परेशानी हो गई बेटी, क्या पकड़ लिया मेरे को करके। तो मैं फिर एक दिन धीरे से पूछा, अक्का तेरे को पकड़ लिए जब क्या होता था? तो बोलती थी धड़ धड़ होता, चक्कर आता, गला, वो जो जो बोली वो सब मेरे को हो गया। तो मैं बोला फिर अक्का तू कहाँ जाके उतारा करके आई अपना? तो मैं महबूब नगर जाके करवा के आई, मैं तुमको लेके चलती वहाँ पे। तो मैं कितना पैसा लगा? 1200-1300 रुपये लग गया। मैं कहाँ से इतना पैसा भाई, 1200-1300 रुपये। तो वो एक बहुत अजीब ये था, क्योंकि यहाँ भी वो कथाएं बहुत चलती थी उस समय, हर जगह ये बात चलते ही रहती थी आ टाइम को। तो अब वो बात दिमाग में घूम गई, तो काफ़ी परेशान हुआ मैं। तो एक दिन फिर जब मैं बोला कि चलो भाई अब अक्का के साथ जाके उतारा करवा के आएंगे, देखेंगे वो भी क्या रहता है करके, जैसा तैसा पैसे वैसे का जुगाड़ करेंगे। सोचा मैं भी घर में आके बैठा कि सप्तशती का पाठ करते हैं, देवी का पाठ करते हैं, मेरे को क्या पकड़ लेता है इसकी ऐसी तैसी, मेरे को देख के तो भाग जाना। मेरे को वो आदमी दयाल गुरु करके ऐसे ही थोड़ी बोलता था करके दिमाग में ये बात आई फिर मेरे। तो एक दिन मैं कॉलेज गया, कॉलेज से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तीसरे मंजिल पे था हमारा ही। तो चढ़ते तो फिर ओसी हो जाता, चक्कर वक्कर आने लग जाते करने। तो एक दिन मैं खड़ा था, तो हमारे एक खादरी साहब करके थे वहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा काम करते थे चमड़े का। तो वो एक गोली खा रहे। तो मैं बोला साहब कैसी गोली खा रहे साहब, क्या हो गया? अरे मियाँ ये गैसेस हो जाती है, हार्ट अटैक हो सर का लगता, चक्कर आता, वो आता, ये आता। तो मैं बोला साहब ये सब मेरे को भी हो रहा ना फिर ऐसा, शैताना पकड़े करके बोले नहीं तेरे को करके बोले उन्होंने। हाँ मैं वो बोले, हट शैतान नहीं विचार नहीं, ये गोली खा। ये गैसेस है मियाँ, पेट में गैस हो के सर को आ गए तो ऐसी हो जाता, सब बोले। हाँ तो मैं बोला ठीक है। तो वो मेरे को गोली दी है, तो गैस वास निकली, ठीक हो गया मैं। तो मैं बोला इसकी ऐसी तैसी। नवरात्र थे, नवरात्र में बहुत पद्धति से करता था उस समय, तो काफ़ी पद्धति से नवरात्र वगैरह किया, और खोपड़े में से वो निकल गया बेटा वो सब, वो खादरी साहब वो गोली खिलाने से। तो उसके बाद वो चीज़ दिमाग में से निकली पूरी। मगर वहाँ से जब एक बार अल्लाहाबाद आया तो क्या हो गया एक बार कि उस समय पूरा यही सब दिमाग में घूम रहा था कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ सृजनात्मक काम किसको बोलते हैं, कैसा करके ये सब घूम रहा था। शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था, तो मेरा शरीर पूरा ऐसे हो गया जैसे ट्रेन के डब्बे में बैठे तो रहता ना आदमी, हिलता 24 घंटे उठा रहता था। पेशाब करने बैठे तो ऐसा लगता कोई ढकेल दिया पीछे से। शाम के समय किसी को पकड़ के चलना, हवा में चले सर का लगता था। तो एक दिन मैं रात के समय ये जिंगरों के पास गया, तो ये सब बैठे हुए, तो मैं हल्लू से गोविंदू को बोला कि मेरे को ऐसे से है भाई, बहुत महीनों से ऐसा है, क्या करना? तो राजेश्वर चौधरी करके मैं था, उन्होंने बोला कुछ नहीं, ये गुल्मा पैत्यम है, 84 नमूने का पैत्य है, उसमें ये गुल्मा पैत्यम बोलते हैं इसको। वो जब आदमी बहुत सोचता है तो उसको ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं, अदरक को जरा सा कूट के जरा पानी में डाल के अच्छा गर्म करके इतना धनिया डाल के पी जाओ, ठीक हो जाता। तो मैं आया तो हमारे घर के बाजू में एक मारवाड़ी परिवार था, तो उसके वहाँ गया, तो वो मेरे को कूट वाट के अच्छा बना के पिला दी। 1-2 बार पिया, ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, उससे फिर बराबर हो गया मामला। तो ऐसा बहुत हुआ है। ये सब तो देखे हुआ ही है पूरा। मगर उसके बाद फिर मैं बड़ौदा चला गया ना, हैदराबाद की पढ़ाई पढ़ के 1 साल फिर खाली बैठा रहा घर पे बैठा रहा। तो हमारे उस्मान साहब वगैरह सब लोग मिल करके, नहीं तुमको वहाँ जाना चाहिए पढ़ने के लिए, वहाँ जाओ। तो मैं फिर बड़ी मुश्किल से बड़ौदा गया। ललित अकादमी वाले 200 रुपये स्कॉलरशिप दिए महीने की, तो उस्मान साहब इतना बड़ा कागज़ लिख के दिए, और वहाँ गया मैं बड़ौदा। तो बड़ौदा उस दिन गया जिस दिन वो स्काई लैब गिरने वाला था। हाँ, उस दिन मैं ट्रेन में था, 9 तारीख कुछ थी वो। ट्रेनें खाली, स्टेशन खाली, कहीं कोई नहीं था। तो रात के 2 बजे जाके बड़ौदा में उतरा।
तो अब देखा कि इतनी रात को मैं कहाँ जाऊं, तो कुछ तेलुगु भाषा सुनाई दी। तो मैं देखा हाँ ये तेलुगु वाले हैं, तो उनके पास जाके मैं भी अपना तुआल बिछाया और लेट गया। तो एक लड़का बैठा बेटा, वो बेंच के ऊपर बैठ के रो रहा। तो मैं उसके पास गया, जाके बैठा। तो मैं, क्यों रो रहे भाई? अरे वो गिरने वाला है, स्काईलैब गिरने वाला है, वो यहीं गिरेगा। तो मैं बोला वो तो हमारे गांव में गिरने वाला था, वहां से बचने के लिए मैं यहाँ भाग के आया, तो वो तो यहाँ भी गिर रहा है। तो तुम क्यों मरने को आ गए यहाँ पे? मैं बोला कि अब गिरा जा, मरा देखा जाएगा। तो सुबह उठ करके फिर हॉस्टल में गया। सुधाकर रेड्डी वगैरह परिचित लोग थे। तो उसी दिन फिर इंटरव्यू भी था, वो 10 तारीख को। तो मेरे को कुछ लड़के थे हैदराबाद के, वो मेरे को बोलते शर्मा तुम क्यों आ गए, तुमको एडमिशन कुछ नहीं मिलेगा, ये तो बहुत आधुनिक ढंग का कॉलेज है, इसमें बहुत विदेशी लोग भी रहते हैं और इसमें पर्सनालिटी भी देखते हैं, तुम धोती मोती बांध के आ गए, तुमको एडमिशन नहीं देंगे। बोले मैं ठीक है, नहीं दिए तो मैं आज ही वापिस जाता ना, अच्छे से वापिस चला जाऊंगा, मैं कौन सा यहाँ आया करके। तो जब कॉलेज में गए तो सबसे पहला नाम मेरा ही पुकारे, और मैं जरा कॉलेज वाले देख रहा था, गया नहीं, तो दूसरे को बुला लिए। तो चला, फिर सबसे आखिरी में मेरा नंबर लगा। कोई सुबह 8 बजे से था, वो 10:30 के आसपास मेरे को बुलाए। अंदर जाकर के बैठा मैं, धीरे बात चालू हो गई। तो 10:30 से 12:30 हो गए, 1 बज गया। 2.5 घंटे का इंटरव्यू चला। वहाँ पे खूब बातें हुई। और महेंद्र पांड्या, पंचाल सर ये सब थे। बोले शर्मा तू, तेरे को कॉलेज में सीट मिल गई, तेरे को हॉस्टल की व्यवस्था हो गई, सब हो गई, तुम तुरंत जाके अपने कपड़े वपड़े ला लो। ठीक है। तो फिर महेंद्र पांड्या, क्या जाके कपड़े वपड़े लाता, यहाँ खरीद लेंगे, अब तुम जाना नहीं, क्या कर रहा नहीं। मैं बोला नहीं मैं जाके आऊँगा साहब। तो जाके आया, तो मेरी पूरी व्यवस्था कर दी है वो कॉलेज में ना। तो काफ़ी लंबी बात हुई, खूब 2-2.5 घंटे खूब अच्छी बात चली। तो वो रख लिए मेरे को कॉलेज में अच्छे से। तो अब जहाँ इतनी बातें बोले थे तो जाना ही था फिर। वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद में काम मेरे से हुआ नहीं, बहुत बीमार रहा मैं। 1.5 साल मेरे को मलेरिया रहा। मेरे को पता नहीं कि मैं बीमार हूँ, पेट में मेरे बहुत तकलीफ थी, हजारों डकार आती थी। वो इतना काम वाम कुछ हुआ नहीं मेरे से शुरू में, मगर तो भी कुछ ना कुछ करते रहता। फिर और दिमाग में मेरे बहुत घूम रहा था कि क्या करना है। बहुत तो किए थे, मगर क्या करना है की बात जो दिमाग में घूम रही थी। तो उस समय मैं वो सामने पार्क था कमाठी बात करके, वहाँ जाके बैठ जाता था। बात बहुत कम करता था, किसी से बात भी नहीं करता था मैं। वहाँ जा कर के बैठ जाता था। तो एक झाड़ के नीचे कई 5-6 महीने बैठा मैं वहाँ। बड़का झाड़ था, सामने झाड़ थे दूसरे बहुत सारे। तो झाड़ के नीचे बैठ करके, बड़े तकड़े पत्ते थे, उसके पत्तों के ऊपर बहुत ड्राइंग किया मैं। तो सामने का जो झाड़ था उसको देखते रहा। तो उसमें फूल भी आया, फल भी आए, फिर सब झड़ गए, एक पत्ता तक झड़ गया। तो उसके बाद फिर उसमें से नया पत्ता निकला, खोपल निकली। तो मेरे को उस दिन लगा कि प्रकृति में भी सारी चीज़ें, नया कुछ सृजन करना है तो पुराना सब छूट डालता है, और हम अपना पुराना इतना भर के नया क्या सीखेंगे, क्या करेंगे। तो अच्छा है कि सब भूल जाना चाहिए, कि इतनी विद्याएं सीखे, इतना काम सीखे, ये सब भूल जाना चाहिए। तो मैं भूल भी गया, जैसे कुछ नहीं आता है ऐसे हो जाना है। तो यहाँ तक मेरे को घर वालों के नाम भी भूल गया मैं। एक दिन मेरे को पूछे बेटे घर वालों के नाम, मेरे को घर के 2-3 नाम याद आए, बाकी याद ही नहीं आए नाम। अरे मैं क्या गड़बड़ हो गई बेटी, ये तो पागल हो जाएंगे। जाके भागा, अपने कमरे में जाके खता निकाला। उस समय फ़ोन वान तो नहीं था, खत होते थे, पत्र निकाल के सबके नाम याद आए मेरे को। कहीं शांति हुई जब जा करके। फिर ऐसे ही बहुत घूमता रहा मैं, वहाँ भी बहुत घूमता था मैं, मरे घूमता था। तो ये जो बगनखा होता है ना, कांटा, दयब गोरलू जन्य सेंटर, पूरी गोरलू, तो पीछे विश्वामित्री करके एक नाला था, उसमें वो बहुत थे और बड़ा जबरदस्त ये था। तो उससे बहुत सुंदर चीज़ें बनाता था मैं, बिच्छू गिच्छू बनाता था। वो लोग लेते रहते थे, खर्चा चलते रहता था ये। क्योंकि ये जो ललित कला अकादमी वाले जो स्कॉलरशिप दिए,
वो महेंद्र पंड्या मेरे से लड़के उसको बंद करवा दिए। कोई पैसा वैसा नहीं था पास में, ये बिच्छू बच्छू बना के किसी को दे चल जाता था, वो जैसा पैसा चल जाता था पूरा। तो एक दिन बहुत सुंदर एक तैयार किया मैं बिच्छू। तो निरंजन त्रिवेदी करके एक था, तो बोलता प्रभु जी 100 रुपये में मेरे को दे दो ये। बोला नहीं निरंजन किसी को नहीं देंगे, ये रखेंगे, इतना सुंदर बना है, नहीं देंगे। तो 150 रुपये देता हूँ प्रभु जी दे दो। मैं नहीं देता, रखा रहा। तो शाम हो गई, तो वो उसको ऐसे हाथ में ले करके हम लोग बगीचे की ओर से निकल रहे, तो बड़ी भूख लगी मेरे को। तो मैं बोला निरंजन 4 आने के चने ही ले लो। वो चने ले लेता हूँ, वो बिच्छू इधर दो, ये चना ले लो। बोलता वो बेटा 4 आने के चने मेरे हाथ में पकड़ा के बिच्छू लेके चलते बना। सुबह से 100 रुपये में मांग रहा था, बोले दिए नहीं। तो एक दिन काफी घूमते फिरते मैं हॉस्टल गया। हॉस्टल जा करके शाम का समय था, ऐसे ही खटिया पे लेटा, झपकी सी लग गई, नींद भी नहीं, शाम का समय था। तो मेरे दिमाग में कुछ बातें घूमी उस समय कि अनुभूति के अनुभव को आकार देना ये कला है। ये बात मेरे दिमाग में घूमी एकदम से कि अनुभूति के अनुभव को आकार देना ये कला है। मैं उठा, उठ के नहा करके बाहर निकला, आके खाना वाना खा के फिर रात में नींद नहीं आई मेरे को। सुबह ही 4 बजे उठ के कॉलेज चला गया। कॉलेज जा करके रात तमाम काफ़ी सोच चलती रही कि ये क्या चीज़ है। तो मैं उस समय 28 साल का था, तो मैं ये 20 साल का क्या किया, 14-15 साल की उम्र में क्या किया, 7-8 साल की उम्र में क्या किया, ऐसे 4 साल की उम्र तक का मेरे को याद आया कि मैं क्या करता था, कैसे कैसे आकार बनाया, क्या क्या किया। तो वो जो सारी चीज़ें बनाया था मैं, वो तो मेरी अपनी थी, उस पर तो किसी का कोई प्रभाव नहीं था ना, वो तो मेरी अपनी अनुभूति थी। तो फिर कॉलेज जा करके वही सारी चीज़ें मैं बनाया जो 4 साल की उम्र में बनाता था। तो वो जब बनाया, मैं बना के ऐसा रखा, तो आसार नाम का एक ऑस्ट्रेलिया का कलाकार, वो मेरे पास में हर दूसरे दिन आ जाता था बात करने के लिए। शिवाजी पनिक्कर करके एक था, वो बीच में बैठता था, वो अंग्रेजी बोलता, मैं हिंदी बोलता, ये शिवाजी उसको समझाता था। और शिवाजी पनिक्कर तो उस दिन सुबह ही सुबह आया, आके वो ये सब देख के इतना खुश हो गया वो कि बोलता कि शर्मा जी ये काम मैं ले जाता हूँ ऑस्ट्रेलिया। ले लिया वो सारे काम। तो मैं वहाँ से फिर चालू हुआ, 4 साल की उम्र से उस काम को लेकर के फिर 28 साल की उम्र तक आया मैं। और वो एक तरह का काफ़ी बढ़िया काम हुआ, काफ़ी सुंदर काम हुआ, क्योंकि उस काम पे किसी का प्रभाव नहीं था ना, वो तो मेरा अपना काम था, वो उसी को लेकर के फिर बढ़ाया। बाकी ये सारी शैलियाँ ये सब कुछ अलग। तो वहाँ से आने के बाद जब कोलाम आश्रम स्कूल में भी मैं चालू किया, तो मैं यही सोचा कि बच्चा जहाँ है वहाँ से चालू करना है। छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो फिर ये बच्चों के भीतर से भी जो काम निकला बहुत ज़बरदस्त काम निकला था ना एकदम। बड़े बड़े कलाकार इसको देख के परेशान हो जाते थे, इस काम को देख करके, कोलाम बच्चों के काम को। उसके बाद जब ये अपने काम में काफ़ी पारंगत होने के बाद इनको दूसरी शैलियाँ सिखाया कि किसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट क्या है, कंपोजिशन, ये सब सारी शैलियाँ फिर बाद में सिखाया ये बच्चों को। पहले इनका अपना काम, तो बच्चों का जो काम निकला वो गजब का काम था एकदम। तो वो काम करते समय कार्ल वट करके एक ऑस्ट्रिया का एक आया था कलाकार, वो आर्किटेक्ट था। वो अफगानिस्तान में पशाई आदिवासियों के ऊपर में काम कर रहा था, उनके वास्तु के ऊपर। और वहाँ के बच्चों के, आदिवासी बच्चों के ड्राइंग उसके पास बहुत थे। वो पता नहीं आदिलाबाद क्यों आया, तो कोई मेरे पास भेज दिया उसको। तो वो आया, तो आकर के ये सब काम देख के बड़ा परेशान हो गया। परेशान होकर के वो अपने पास के होटल में ठहरा था, वो काम ला के बताया कि वो बच्चों के काम, ये बच्चों के काम कैसा एक है। मेरे को क्या था कि ये जो कोलाम बच्चे जो काम कर रहे हैं, ये बहुत काम इजिप्ट की पेंटिंगों से मिलता जुलता था। इनके काम में ये चीज़ कैसे आ गई है, पूरा इजिप्शियन प्रभाव उनके काम में दिखाई देता था। ये इसके काम में कैसा आ गया, मेरे को ये बड़ी चिंता थी। वो कार्ल वट वो देख के एकदम ये हुआ कि देखो ये सबके काम एक जैसा काम है करके। अफगानिस्तान में पशाई आदिवासी और पाकिस्तान में कलश नाम की आदिवासी जाति है,
उनके बच्चों का, फिर ये कोलार बच्चों का। तो ये दिल्ली गया, दिल्ली से बहुत हैंडमेड पेपर लेके आया, एक कैमरा लेके आया मेरे लिए। वो फिर आकर के बैठ के पेंटिंगा बनाए, हम लोग खूब पेंटिंग का काम किए। तो चिपको आंदोलन पे उनको काम करवाए बच्चों से, इतना बढ़िया काम किए वो। फिर उसकी प्रदर्शनी किए थे हम लोग, और वो उसमें से कुछ काम लेके गया था, और वहाँ जाकर के अपने वहाँ यूनिवर्सिटी में जाके इस काम पर एक सेमिनार दिया था पूरा, ये बच्चों के काम पर। तो बहुत बढ़िया काम था बच्चों का। अभी मेरे पास कुछ रखे हुए हैं काम उनके। तो हम लोग 1000 प्लेट बना के, मिट्टी के प्लेटों पे काम किए थे, 1000 पेंटिंग बना के हैदराबाद में एग्जीबिशन किए थे हम लोग। तो वो सब काफ़ी बढ़िया हुआ। वहाँ पे फिर वो चीज़ समझ में आने के बाद फिर मेरा काम चालू हुआ। तो जब को 1.5-2 साल बीत गए थे, 2 साल बीत गए थे, तो वहाँ जरा गुजरात में गड़बड़े चल गई थी नवनिर्माण की, कॉलेज वालेज बंद हो गए थे। तो एक दिन मैं बांस के झाड़ के नीचे, एक बांस का झाड़ था, उसके नीचे बैठता था, मैं वहीं काम करता था। तो बड़ौदा में बड़ा मज़ा आता था। बांस के झाड़ के नीचे रोज 3 बजे के बाद पूरे लेक्चरर वगैरह सब आ जाते थे, लड़के आ जाते थे कुछ। तो वहाँ फिर मैं महाभारत कथा सुनाता था लोगों को। कई साल सुनाया मैं महाभारत, कई महीने। रोज ये 3 बजे के आसपास सब आ जाते थे। 3 बजे से 5 बजे तक वो बांस के झाड़ के नीचे बैठ के मैं कथा सुनाता था। और इतवार के इतवार हॉस्टल में कथा सुनते थे बच्चे। खाना वाना खाए मेस में, और पूरी लाबी ऐसे भर जाती थी, सब आके बैठ जाते थे। कथा सुनाता था मैं, महाभारत की कथा, और बहुत कथाएं सुनाता था। तो वहाँ भी बड़ा मस्त रहा। तो पैसा वैसा था नहीं पास में कुछ भी, मगर फिर बाद में मेरे पास तो जरा भी पैसा नहीं रह गया। तो 2-3 महीने फिर मैं एक झाड़ के नीचे अड्डा लगाया था। एक झाड़ के नीचे मस्त अड्डा लगा लिया था मैं वहाँ पे। तो कैंपस में आसपास के काफ़ी लेक्चरर लोग रहते थे वहाँ पे। तो धीरे धीरे ये सब आना चालू हो गए। तो वहाँ भी फिर कथा वार्ता काफ़ी अच्छा एक मजमा हो गया। तो सब लेक्चरर, देखो शर्मा जी आपको चाय पीना है जब खबर कर देना। कोई आता था, आज तो हम आपका आंध्रा का नाश्ता बनाए, डोसा बनाए हैं, चलो खाने के लिए। तो खाने वाने का वहाँ व्यवस्था हो गई थी मेरी। तो एक दिन बैठे मैं काम कर रहा था, तो बड़ा मजा आया। एक सरमुंडा वहाँ, बड़े बड़े कान, वहाँ बड़े बड़े कान रहते, वो आके मेरे सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। मैं क्या है? तो बोलता कि महाराज हमारे घर में खाना खाने चलो। क्यों भाई? खाना खाने? नहीं नहीं, मेरे पिताजी गुजर गए, उनकी 13वीं है। खाना खाने चलो। तो मैं ठीक है आ जाता हूँ, चल भाई यहाँ भी क्या पकता है देखा जाए। तो गए तो बड़ा अच्छा पैर वैर धोए, धो के बिठाया, इतना कटोरी भर के घी, दाल वाल के अच्छा खाना वाना खाए। खाना खाने के बाद दक्षिणा लेके खड़ा हुआ। मैं बोला खाना खाया खाया ये नहीं लेता मैं। नहीं नहीं ये नहीं लिए तो मेरे को पुण्य कैसा मिलता बोल रहा हूँ। तो बोला ठीक है तेरे पुण्य के लिए ले लेता हूँ। तो 51 रुपये कुछ दिया वो दक्षिणा। बाहर निकलते ही वहाँ तेलुगु संगम था, 2000 परिवार थे तेलुगुओं के, तेलुगु बोलने वालों के। तो वो संगम वाले आ गए, मेंबर बनो मेंबर बनो। तो ठीक है वो पैसा उनको दे दिया मैं, चलो बना लो भाई मेंबर। वहाँ भी ये रेड्डियाँ रावों का बड़ा आपस में वही रेड्डी प्रेसिडेंट क्यों होना, वही यही धंधा वहाँ पर भी था का। यही था वहाँ पर भी। रेड्डियों का रावों का वहाँ भी ऐसे ही चलता था। हम लोग काफ़ी दिन तक रहे तेलुगु बोलने वालों के बीच में। फिर बाद में लगा इनके बीच में रहेंगे तो कुछ देखेंगे सुनेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, गुजराती कभी बोल नहीं पाएंगे करके उनमें से फिर हट गए एकदम से। हट के फिर उसके बाद फिर गुजरात घुमा, देखा मैं गुजराती बहुत सारी चीज़ों को समझे। फिर उसके बाद में नहीं तो इनके बीच में घुस के रहे तो कुछ नहीं देख पाते थे। शुरू शुरू गए जब को देखते हैं, मगर उसके बाद निकल जाना है। तो बड़ा मज़ा आता था। मेस में खाना खाने बैठे तो आंध्रा के बच्चे भी थे, आंध्र प्रदेश के भी। तो वो तेलुगु में मेरे को खूब गालियाँ दे रहे, मजाक उड़ा रहे, गालियाँ दे रहे। मैं सुनते रहा। सुनते मैं 2-4 दिन हो गए। इतने में रमेश करके लड़का आया,
वो मेरे से तेलुगु बात करने लगा, मैं भी उससे तेलुगु बात करते ही ये बेटे इतना परेशान हो गए कि आपको तेलुगु आती है क्या? हाँ, मैं बोला 4-5 दिन से तुम्हारा सुन रहा हूँ बड़े अच्छे से तुम लोग जो बकवास कर रहे हैं यहाँ बैठ के तो एक बार क्या है, कॉलेज में बड़ी चर्चा चल गई। मैं तो धोती बांध के ही था, तो मेरे से काम जब कुछ हुआ नहीं तो एक दिन मैं ऐसे झाड़ की आड़ में बैठा हुआ था, तो महेंद्र पंड्या, पंचाल एगरा, एक लोहे का ऐसा गार्डर जैसा था, उस पर बैठे हुए थे। श्याम सोहिंदे करके एक लड़का था, वो धीरे से इनको पूछता है कि सर क्या शर्मा जी एग्ज़ाम दे देंगे क्या इस साल? तो उन्होंने बोले हाँ दे देंगे, क्यों नहीं दे सकते एग्ज़ाम? नहीं, उनका काम तो कुछ हुआ नहीं ना। हाँ, बोले काम तो कुछ नहीं हुआ है तो भी एग्ज़ाम देने को दे देगा, वो क्या है उसमें, काम नहीं हुआ तो कैसे? तो वो एक बात बोले, देखो श्याम, जो आदमी इस वातावरण में, अंग्रेजी वातावरण था पूरा कॉलेज का, इस वातावरण में जो धोती तिलक लगा के रह गया उसका अपना विल पावर कुछ है बोले वो जिस दिन करना होगा कर लेगा बोले काम, इसकी तुमको चिंता क्यों है? तो वो लोगों को मेरे पे बहुत विश्वास था, ये महेंद्र पंड्या एगरा को। मतलब जब इनको विश्वास है तो क्यों नहीं कर सकते भी काम? मैं किया भी काम, बहुत काम किया। आखिर जब ये चीज़ समझ में आने के बाद मैं एक 20 दिन में कोई 32 काम किया। तो वहाँ क्या किए थे हम लोग, कहा एक जो बड़ा काम किए थे, वहाँ मेटल कास्टिंग जो होती थी वो इटालियन प्रोसेस में होती थी, और इटालियन प्रोसेस है 5 दिन का कार्यक्रम। 36 घंटे भट्टी जलाना है और उसके बाद 1 दिन छोड़ना है और फिर 5वें दिन उसकी कास्टिंग होती है, ढलाई होती है। तो हम लोग जो काम किए 5 घंटे में करते थे काम। मैं तो ये टेक्निका यहाँ सीखा हुआ था पूरी, तो 5 घंटे में उतना ही बड़ा काम, वही ढलाई मैं 5 घंटे में करके बताया। 5 दिन का काम 5 घंटे में, तो लोग काफ़ी हो गए। तो वहाँ फिर बहुत सारे लोग इसी ढंग से कास्टिंग भी करने लग गए थे। ये एकदम देसी ढंग जो है ये बहुत आसान ढंग है। हम लोग 5 घंटे में कास्टिंग कर लेते, भट्टी लगाए, जलना चालू हुए सांचे, तो फिर मोम जल गया कि इधर पित्तल गल गया कि ढलाई बस हो गया। 5-6 घंटे के अंदर में काम जिधर का तिधर। हम मट्टी से सांचा बनाते थे और वो लोग प्लास्टर से बनाते थे, प्लास्टर, ईंट का चूरा एगरा। तो वो बहुत भारी सांचा होता था और उसको जलने में 36 घंटे लगते थे। उसका पूरा मोम जल जाना है उसमें से, उसके बाद 24 घंटे उसको जलाना पड़ता था, दिन रात लकड़ी लगा करके। इस वाले में भट्टी लगाए कि फटाफट मोम जल जाता था, फटाफट जल जाता था, मोम से ही सांचा गर्म हो जाता है। तो वहाँ लोगों के दिमाग में ये था कि हिंदुस्तानी ढंग में बड़ी कास्टिंग नहीं हो सकती। तो मैं बोला क्यों नहीं हो सकती हिंदुस्तानी ढंग में बड़ी कास्टिंग? जो तोपें जो ढाली गई है, तोप जो बनाई गई वो कहीं इटाली से तो नहीं आई है, वो सब यही ढाले हैं ना। नटराज की जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, 9-9 फीट की मूर्तियाँ जो बनी हैं वो बाहर से तो नहीं आई है, वो सब यहीं बनाए हैं और यहाँ के ढंग से बनाए हैं। तो मैं वो सारी पद्धतियाँ जानता था कि कैसे बनाते हैं, कैसे ढालते हैं। जब हम लोग दौलताबाद का किला देखने गए, तो दौलताबाद के किले पर सबसे ऊंचे शिखर पर 22 फीट लंबी तोप है। वहाँ आदमी चढ़ना ही मुश्किल है, इतनी बड़ी तोप कैसे चढ़ाए वहाँ। तो जब हम लोग कॉलेज के साथ कई लोगों के साथ गए तो वहाँ बड़ी चर्चा कि इसको चढ़ाए कैसे। तो कोई बोल रहा नहीं हाथी बांध करके खींचे, कोई ऐसे, कोई मेरे को पूछे, मैं कहीं से कोई बना के लाया नहीं, इसको यहीं ढाल दिए, उसकी ढलाई वहीं कर दिए, क्योंकि टेक्निक इतनी सिंपल थी, वहीं ढाल दिए। तो कैसे ढालने का ढंग है ये मैं बताया था उनको कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ वगैरह कैसा ढालते हैं, क्या क्या करते हैं। तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोग वो काम किए। तो वहाँ पे एक दिन काफ़ी बड़ी चर्चा चल गई। मैं धोती बांध के था, तो धोती को लेकर के पंचायत बैठी अपन, काफ़ी लड़के रहा। तो मैं बोला ठीक है, तुम तुम्हारी वेशभूषा को श्रेष्ठ साबित करो, मैं मेरी वेशभूषा को साबित करता हूँ, जिसका श्रेष्ठ रहेगा अपना लेना, इसमें क्या है। तो बोले, तो नसरीन अहमदी करके थी, बड़ी कलाकार, वो कई उस समय अरबस्तान की उधर के इलाके की थी, पर्शियन थी शायद, मालूम नहीं। तो वो उसको जज बना के बिठाए, वो दुनिया भर घूम के आई थी। तो वो बैठी, तो चर्चा सुनाए, मतलब तुम अपनी वेशभूषा की खासियत सुनाओ। तो लगे दौड़ सकता,
साइकिल चला सकता, व्हीकल चला सकता, मिशनरी के काम कर सकता, यूं करके। तो मैं बोला इसमें से तुमको एक भी काम करना नहीं है, बगल में हॉस्टले चल के आते हैं, न साइकिल चलाना है, व्हीकल चलाना, न मिशनरी का कोई काम ही है, तो तुम लोग क्यों पहन रहे हो भाई? फिर वो 4 मंजिला मकान बन रहा है, उसके गोए पर इतना बड़ा घघरा पहन के ओढ़ना लेकर के एक औरत चढ़ के काम कर रही है, उसको जरूरत है? वो दूध वाला जा रहा है, इतना बड़ा फेटा बांध के, बड़ी धोती बांध के, डब्बे लटका के साइकिल पे दौड़ रहा है, फिर उसको जरूरत है? वो लोग तो आज तक मरे नहीं। जो तुमको कुछ भी नहीं करना है, फिर तुमको क्यों ये है ना? बात कर रहे हैं तो कुछ मतलब हो, फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? तो उसके बाद में आप बताइए, तुम फिर मैं बताया कि मैं बोला देखो ये सब काम तो धोती वाला भी करता है, ये दिख ही रहे हैं सब करते हुए, इसमें कुछ ये नहीं है, कोई मर रहा नहीं है आज तक। बड़ी बात यह है कि धोती का भेष है चमड़े के चप्पल, धोती, कुर्ता, दुपट्टा, पटका या टोपी। इसमें से पगड़ी और टोपी निकल जाए तो कुछ कम होता है क्या? कोई कमी नहीं है। शरीर पे, कंधे पे अंग वस्त्र नहीं है, कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। कुर्ता नहीं है, हम खेती हर लोग धोती बनियान पे रहते हैं, उनको नंगा तो नहीं बोलेंगे। बनियान भी नहीं है, इतना जीने हुआ है, पंचा रखा हुआ है, उसको पकड़ पड़ के प्रणाम करते हैं अपन। पैर में चप्पल है तो चलता है, नहीं है तो चलता है। इस भेष में एक है तो चलता है, नहीं है तो चलता है। भाई इस भेष में से क्या निकालेंगे? शर्ट निकालेंगे तो नंगा है, जूता नहीं है तो असभ्य है, एक बटन टूट जाएगा तो सारा दिन परेशान रहेगा कम वक्त। इतनी परेशानी वाली वेशभूषा को पहन के क्या आनंद से जी सकता आदमी? हाँ तो नसरीन मान गई, तो बहुत लड़के धोती बांध लिए बहुत लड़के धोती बांधे थे। वो जब गरबा वरबा होता था, बहुत लोग फिर धोतियां लेके आ जाते थे मेरे पास में कि प्रभु जी धोती बांधो, धोती बांध के गरबा करेंगे। तो बहुतों को धोती बांधता था मैं फिर वहां पे। हाँ तो ऐसा सब ये एक मजेदार ये सब चलता रहा वहां पे। ऐसा ना काफी भांति भांति के लोग थे। एक मणिमंडल करके था, बांग्लादेशी, लीबो करके था, वो बांग्लादेशी थे। हम फॉरेनर है करके बोलते थे बेटे। अच्छा कहाँ का फॉरेनर है? बांग्लादेशी फॉरेनर होता है क्या? हम फॉरेनर है। एक मणिमंडल करके था, गोपाल मंडल करके, वो पहलवान था। वो मिलिट्री से फेयर आर्ट्स कॉलेज में आया था। हाँ तो मिलिट्री में जब वो था तो ये होता है ना बल्लम फेंकना, बर्छा फेंकना। तो उसका मेजर बोला, मैं एक दिन पूछा गोपाल तुम ऐसे कैसे आ गए यहाँ पे? तो बोला मैं जब मिलिट्री में था तो वो जो बल्लम फेंकना होता है ना, तो वो मेजर बोला कि वो फेंको। तो इन्होंने बोला कि आप हट जाओ साहब वहाँ से। ए नहीं नहीं तेरा यहाँ तक नहीं आएगा। तो वो ये फेंका तो उसकी जान के आर पार हो गया। तो बोले मेरे को निकाल दिए, बोले बेटे भगा दिए। तो पहलवान था वो, तो इतने बड़े पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाता था, काम करता था। हाँ और वो अपनी जगह को बहुत पवित्र रखता था, वो काफी पवित्र। एक लड़का एक लड़की के साथ आके वहाँ बैठ गया, तो दुबला पतला सा लड़का था, तो बैठा। तो वो उसको बोला कि तुम लोग यहाँ मत बैठो, ये हमारी बहुत पवित्र जगह है, तो यहाँ ऐसे ऐसे बैठना नहीं है। तो वो बोलता कि क्या कर लेगा तू? तो इन्होंने बोला कि मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा तेरे को। तो कैसे फेंकेगा? ये उसको उठाया, दीवार के बाहर फेंक दिया। उसकी हीरोइन देख के भाग गई। वहां एक कश्मीर का था, तो हम लोग देखते थे कश्मीर के लोग होंगे तो दिन में कई टाइम नहाते धोते होंगे करके। तो उनको देख के पूरी कल्पना ही खत्म हुई, नहाते ही नहीं थे हम लोग। या कश्मीर में नहीं नहाते, ऐसा यहाँ भी नहीं नहाते थे। हाँ तो वो जो था कुलदीप कौल करके उसका नाम था, तो वो पेंटिंग बनाता था। तो वो पेंटिंग क्या कैनवस लगाता था, सब जब चले जाते वो आता था झोली बाजी लटका के, पेंटिंग लगा कैनवस लगाता था। और वो जो ट्यूब होती थी रंग की, वो ऐसे ऐसे पिचकता था पूरे कांच के ऊपर। वो सब कर करा करके फिर बीड़ी सुलगा के पीछे पीछे हटता था, देखता था। तो हम लोग उसको देखने के लिए दूर खड़े होकर देखते थे। तो बीड़ी पीते पीते बीड़ी खत्म हुई, बीड़ी ऐसा फेंका, भाग के जाता था, आवाज कर करके पूरा करता था, पसीना पसीना हो जाता 5 मिनट में। तो कुलदीप ये क्या है? फोर्स प्रभु जी, फोर्स
मैं फोर्स के लिए तेरे को इतनी पहलवानी करना पड़ता है क्या? फोर्स आना है काम में। तो एक दिन वो दौड़ के आया, कैनवास विनवास के साथ नीचे गिर गया, पूरा नीचे गिर गया। तो हम जाके उसको उठाने लगे। बोलता नहीं मेरे को कोई मत उठाओ, ये मेरी एक पेंटिंग का एक अंग है। मर बेटा, पेंटिंग का एक अंग है। ये ना बहुत भांति भांति के। वहां जाते ही मेरे को एक बड़ा अच्छा उपदेश दिए बड़ौदा कि देखो प्रभु जी, यहाँ जो जितना गंदा रहता है वो उतना बड़ा कलाकार। हाँ, तो लोग नहाते नहीं, बाहर बिखरे हुए, पैंट वैंट के ऊपर ड्राइंग किए रहेंगे, सड़े गए कपड़े। अरे बाप, घोर था उस टाइम। तो अब पता नहीं कैसा है। तो हम बोले कुछ भी हो, इसकी ऐसी तैसी। हम तो मस्त सुबह नहा धो करके, मोटे मोटे चप्पल होते, चमड़े के चप्पल, मस्त आदिलाबाद के बने हुए तगरमपुर के चप्पल थे, सुंदर चप्पल थे, वो पहनता। इतनी विभूति लगा के मैं तो जाता था कॉलेज को। एक दो लोग थे केरल के थे, वो भी नहाते धोते नहीं थे। तो महेंद्र पांड्या के पास बैठे हुए, शर्मा जी अब तो बड़ा अच्छा नहा धो के आ जाते हैं। तो मैं बोला हाँ साहब देखो, ये तो हफ्ता नहीं नहाते हैं, इनकी क्या गति रहेंगी मालूम नहीं मेरे को। हम तो एक टाइम से दूसरे टाइम नहीं नहाए तो उनको बुरा लगता है। तो उनको बुलाए, रे इधराओ, नहा के आए? नहीं नहाए। जाओ नहा के आओ। तो वो रोज आते उनसे पूछना नहा के आया नहीं नहा के आए। उनको बड़ा अजीब लगता था कि क्या हो गया, ये सब गड़बड़ पूरी। भांति भांति के लोग थे वहां पर तो ना, तो खूब एक तरह के लोग। एक दिन हम लोग बैठे हुए कैंटीन में बैठे हुए चाय वाय पी रहे, तो इतने में एक कहीं से विदेशी बंदा आ गया। तो उसको ये परिचय करवा रहे। मैं जब हैदराबाद से बड़ौदा पढ़ने गया तो मेरे को बड़ा ताजुब लगा कि यहाँ लोग जोर से बात नहीं करते हैं, हंसते नहीं हैं, बात भी जोर से नहीं कर रहे हैं, मिन मिन बात करना है, हंसना भी नहीं है। वो एक तरह का माना जाता था कोई जोर से हंस दिए तो। अब हम मदन लाल था, वो तो बनारसी था, उसकी हंसी कहाँ रुकने का, वो तो बड़ा ठहाका मार के हंसता था जोर से। तो ये लोग हंसना भी नहीं, हमको बड़ा अजीब लगता था। इतने में एक और कोई आया तो उससे परिचय कराए कि देखो ये स्कल्पचर का है, ये पेंटिंग का है। तो उसको इतना ताजुब लगा कि देश में पेंटिंग का लड़का और स्कल्पचर का लड़का आपस में बैठ के चाय पीते हैं क्या, बात करते हैं क्या, उसको ताजुब लगा। मेरे को जाके अलग लगा, उसको और ताजुब लगा। बेटे तू यहाँ बैठ। मेरा तुम्हारा देश और कैसा है भाई? बोले हमारे पास में ऐसा कोई बात नहीं करता है बैठ के, एक लड़का दूसरे लड़के से बात ही नहीं करता है। बोले नहीं, वो कौन सा ऐसा देश है? तो वहाँ पर एक तरह का रहा पूरा। तो भी 3 साल तो मैं निकाल लिया, क्योंकि 2 साल का था। तो एक दिन बांस के झाड़ के नीचे बैठे मैं बातें कर रहा था, तो सब जाने के बाद महेंद्र पांड्या मेरे को धीरे से बोले, शर्मा तेरे को एक बात बोलूँ तुमको? मैं बोलिए सर। तुम चाहे तो परीक्षा दे सकते हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम 1 साल रह जाओ यहाँ। ठीक है साहब, मैं रह जाता हूँ, मेरे को क्या है, तो परीक्षा मत दे। बोले ठीक है, मैं नहीं देता परीक्षा। आओ। फिर 1 साल रह गया मैं वहाँ पे, मगर वो काफ़ी काम किया। तो उसी बीच में हम लोग बड़ौदा जाने के पहले ही यहाँ बीच में जो 1 साल था, उसी बीच में हम लोग आश्रम चालू किए थे, कला आश्रम। 7 जून 81 को, तो उसी टाइम पे ये आश्रम चालू कर लिए थे हम लोग। यहीं पर कहीं और चालू किया? नहीं, वो तो बस्ती में कहीं चालू किए थे, कोई जगह नहीं थी। कोई जगह वगैरह नहीं थी। एक पुराना घर था, वो घर कोई किराए से भी नहीं लेता था, भूत रहते हैं करके। तो वो घर के मालिक को बोले, तुमने बोला ठीक है तुम लोग कर लो जो करना है। तो उस घर में आश्रम चालू किए थे हम लोग। तो कुछ दिनों में उसको बड़ा सुंदर बनाए, वो घर बिक गया। बिक गया। तो फिर बाद में एक जाके एक झोपड़ी में अपना आश्रम लगाए। तो वो झोपड़ी की भी कदर आई, कीमत हो गई, तो वो भी बिक गई। तो फिर हम आकर के, हमारे घर के पास छोटा मठ है, मठ में बैठ गए। फिर मठ में ही काम चलता रहा। तो उसके बाद भगवान राव राजे करके हमारे घर के सामने एक वकील थे, तो वो अपना घर छोड़ के हैदराबाद जा रहे थे। तो उनको पूछे तो उन्होंने बोले ठीक है मेरे घर में कर लो तुम काम। तो उस घर में आश्रम चालू किए थे। आश्रम चलता रहा, बहुत साल वहाँ चला। तो वो जब हैदराबाद से वापस आने की बात की है, तो फिर हमको ज़मीन की चिंता पड़ी। तो फिर ये ज़मीन मांगे गवर्नमेंट से। तो उस समय
ये लोग 1,20,000 इसका वैल्यूएशन लगाए, मगर नहीं भर पाए पैसा। वो लटक गया, तो लटक के अभी तक वो सही जब दे तो हो जाता था, मगर हमारे साथीदार जो थे धुरंधर लोग थे, नहीं देने दिए पैसा, ना जुगाड़ किए ना देने दिए पैसा। तो इस तरह से पूरा, तो ये बड़ौदा का रहा, मज़ेदार रहा। मैं वो झाड़ के नीचे बैठ के बहुत दिन काम करते रहा। तो उस समय पे विशाखापट्टनम का रमेश करके था, हम उसको रामला बोलते थे प्रेम से। तो एक बच्चा बड़ा साथ देता था। एक गुंटूर की तरफ से तिलक करके आया हुआ था, महादुष्ट था और बहुत पैसा था उसके पास में। तो उसकी हमेशा कोशिश होती थी कि मैं इसको पैसा दूं, और मैं उससे कभी पैसा नहीं लिया। तो बहुत गुस्से में रहता था वो कि मेरे से कभी पैसा नहीं लेता है करके। तो हमारे सुधाकर रेड्डी थे, रमेश था। तो रमेश का एक था कि कपड़े गंदे हुए हैं, ले जाके धोबी को दे देता था, चाय वाय के लिए वो व्यवस्था कर जाता था। तो इस तरह से एक दिन झाड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो रमेश आया, रामला आके बोला, प्रभु जी आज कॉलेज में एक प्रोग्राम है, आप बस में बैठ के आ जाइए। बस में बैठ के आ जाओ। ठीक है, मैं बोला बस में 50 पैसे दे के गया। तो मैं जाके बस में चढ़ा, बस में बैठा, तो मेरे पास में एक आदमी आके बैठा बगल में, गुजरात। तो जब वो टिकट वाला कंडक्टर आया तो बोलता कि 2 टिकट दो, एक खंडेराव मार्केट, मालूम नहीं है महाराज को कहाँ जाना है, वो भी खंडेराव मार्केट दे दो, जहाँ इनको उतरना है उतर जाएंगे। तो मैं, तुम मेरा पैसा क्यों दोगे भाई, मेरे पास मेरा पैसा है। हो नहीं, मैं आपका टिकट दूंगा बोल रहा हूँ ना। मैं, तुम क्यों लोगे भाई, ना परिचय नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, तुम काहे के लिए मेरा टिकट लोगे। तो बोला कि नहीं मैं लेता हूँ, बस आपको देख के मेरे को टिकट लेना मन किया, मैं लेता हूँ बोल रहा हूँ। तो कंडक्टर उतना दूर जाके भी आ गया। तो फिर बाद में वो लिया। लेने के बाद जब मैं उतर के कॉलेज तक गया तो सामने जाते ही नसरीन मिल गई मेरे को। तो नसरीन मेरे को बोलती कि शर्मा बड़ौदा में रह गया ना अब तुम। तो बोला कि नहीं नसरीन, मैं एक ऐसी चीज़ देख के आया हूँ, आज मैं निश्चिंत हो गया, मैं तो चला, कभी भी चला बड़ौदा छोड़ करके। क्या है बड़ौदा में इनकी एक बड़ी जो कोशिश थी, कॉलेज में 2 ग्रुप थे, महेंद्र पांड्या, पंचाल सर करके 2 जो ग्रुप थे। ये लोग क्या है, इनका महेंद्र पांड्या वगैरह का ये था कि तुमको गुजरात से जाने नहीं देंगे वापस, तुमको गुजरात में ही रखेंगे। तो इसलिए वो लोग बहुत कोशिश किए मेरे लिए। कहाँ कहाँ, संखेड़ा में 2 हवेलियाँ थी, हवेलियाँ बताई कि जो तुमको वहाँ जाके करना है यहाँ करो, गांव में रहना है यहाँ रहो। बड़ौदा शहर के बीच में 2 एकड़ ज़मीन बताए लोग कि यहाँ जो करना है तुम यहाँ करो। फिर ये मल्लिका सारा भाई, मृणालिनी सारा भाई कंपनी है ना, ये इनके पास में मैं कभी नहीं आता उनके पास में, वो सब व्यवस्था करेंगे। तो इनकी बड़ी कोशिश थी कि तुमको गुजरात से जाने नहीं देंगे। और नसरीन, कृष्ण छातपार, राघव कनेरिया, ये सब लोग थे ये कि शर्मा जो तुमको करना है तुम जाके अपने गांव में करो, यहाँ मत रहो, वो जो करना है वो इससे ज़्यादा महत्वशाली है, यहाँ रहेंगे तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। अब इनका ये था कि तुमको यहाँ से जाने नहीं देंगे, ये था कि तुम यहाँ मत रहो, तुम जाके वहाँ कर लो, जो करना है वो बहुत महत्वशाली है। तो मैं काफ़ी चिंता में था कि कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। अब ये जब घटना घटी उस दिन मैं निश्चित हो गया, इसमें आया दुनिया में पैदा हुए हैं तो जी लेंगे बेटे, कैसा भी जी लेंगे। हाँ, जो पैदा किया वो चिंता करेगा हमको क्या करना है करके मैं एकदम निश्चित हुआ। उसके कुछ ही दिनों में फिर बड़ौदा छोड़ के निकला। जिस दिन बड़ौदा छोड़ा मेरे पास में काफ़ी पैसा था, उस टाइम पे 13,000 रुपये मेरे पास थे वो झाड़ के नीचे बैठ के जो काम किया वो पूरा काम बिक गया। पत्थर की मूर्तियाँ बनाया था, तो एक कोई गायकवाड़ था, तो वो एक पित्तल की मूर्ति मेरे से लिया, किरण करके लड़का ले जाके दिया। तो मूर्ति जब वो घर में रखा ले जा करके, तो 2-3 दिन केस चल रहा था, 2-3 दिन में केस वो हार गया। तो उसके अम्मा वगैरह गालियाँ वालियाँ लिए शायद, तो मूर्ति ला के मेरे को वापस किया, वापस कर दिया कि गुरुजी वहाँ तो ऐसा हो गया, मगर गायकवाड़ आपसे मिलना चाहते हैं। मैं ऐसे आदमियों से मिलके भी क्या करेंगे जो ऐसी सारी बातें मानते हैं। तो वो आया, झाड़ के नीचे आया, बड़ा तकड़ा आदमी था। वो बोला कि देखो प्रभु जी,
माँ है घर में, सब है, उनके अपने विश्वास है, उनकी अपनी बातें हैं। मर मैं वो मूर्ति नहीं तो नहीं, मैं और दूसरी मूर्तियाँ तो लूँगा। तो जो पत्थर की मूर्तियाँ थी वो सब वो बोला कि ये मैं लेता हूँ। पैसा देने लगा। मैं बोला पत्थर की मूर्ति है, जब तक पूरी नहीं होती हम पैसा ले नहीं सकते, फूट जाए तो क्या कर लेंगे। तो वो 1-2 मूर्तियाँ लेके 13,000 रुपये मेरे को लेके गया फिर वो। हाँ, तो ये रामला का अब काफ़ी लोगों का फिर जो पैसा था थोड़ा बहुत तो लौटाया। हाँ, लौटा वटा करके फिर रखा। तो बनारस में मदन लाल की शादी थी, तो शादी में जाना था हम लोगों को। तो मैं महेंद्र पांड्या के घर गया, खूब अच्छे से खाना वाना खिलाए। तो काशी जा रहा है तो पानी के लिए बोतलें दिए, खूब दही वही मुंह में डाल के मेरे को विदा किए यात्रा को। जो बनारस गया फिर बड़ौदा गया ही नहीं, मैं वाह इधर ही भाग के आ गया वहाँ से। फिर नहीं गया मैं। फिर आकर के यहाँ सब चालू हो गया अपना, धीरे 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 चलता रहा। यहाँ से 20 किलोमीटर कोसाई है। कोसाई में हमारी ज़मीन थी, 40 एकड़ ज़मीन। तो मेरे को था कि वहाँ रह जाऊँगा मैं, आश्रम वहीं बनेगा। और ये जो ओझा एगरा ये कारीगर लोग थे सब वहीं आके अपने अपने मकान बनाने को तैयार थे। गुरुजी यहाँ भी झोपड़े में जी रहे, वहाँ भी झोपड़ा बना लेंगे अपना करके। तो ये सब वहाँ आने के लिए तैयार थे, मगर हमारे घर के लोग मेरे को जाने नहीं दिए। हम है ना, हमारे ताया जो थे वो किसी को आने नहीं देते खेती पर, तो ये जाने नहीं दिए। फिर अब यहाँ जब लग गया सारा मामला तो फिर वहाँ जाने वाला कोई नहीं रहा। तो फिर बोलते थे कि जाओ, अब तुम बोल रहे थे जाओ। अब बोला भाई यहाँ सब दरबार लग गया, अब क्या करने जाऊँगा मैं वहाँ। वो खेती बाती फिर बेच ही दी है सब। नहीं तो वहाँ रहता तो बड़ा अच्छा रहता था। कभी का आश्रम सब बन जाता था, एक अलग ही माहौल रहता था। और जो कहीं से आदिलाबाद आ रहे 20 किलोमीटर और आ जाते थे, होता ही ना, उस टाइम भी बहुत लोग आ ही जाते थे। धीरे धीरे वहाँ तो काफ़ी व्यवस्थित हो भी जाता था। यहाँ तो सब दिक्कत ही रही है हर तरह से। ये सब रहा, देखे बहुत। पहले तो निश्चिंत होना था दिमाग में से। हाँ, यहाँ आया कुछ दिन में फनी कुमार एक शास्त्री जी और फनी कुमार ITDA नया नया बनाए थे वहाँ। तो फनी कुमार आकर के मेरे को बोलते कि कोलाम बच्चों को पढ़ाओ, आप ड्राइंग सिखाओ। तो मैं बोला कि भाई मैं तो नौकरी छोड़ के आया था, वहाँ मेरे को लेक्चरर जैसा रख रहे थे, भाग के आ गया हूँ मैं, तो यहाँ की क्या नौकरी करूँगा, आप तो नहीं करूँगा मैं। नहीं तो भी आप पढ़ाइए। मैं बोला अच्छा लगे जब तक पढ़ाऊँगा, फिर छोड़ डालेंगे। तो फिर ये कोलाम आश्रम स्कूल जाने लगा था मैं। कितना 600 रुपया देते थे उस समय। मैंने कहा 600 रुपया ठीक है, बोला हम क्या करना है बड़ा इतना। तो ये कोलाम आश्रम स्कूल एक दिन जा रहा था मैं, जाते समय ये जो कलेक्टर का बंगला है ना आशीष, ये यहाँ पे वहाँ झाड़ है, तो झाड़ के नीचे एक पगड़ी बैठी हुई थी। त्योहार का दिन था, तो मैं जाते जाते ये सोचा कि आज त्योहार का दिन है, लोग मालूम नहीं क्या क्या बना बना के खा रहे हैं, और ये पगड़ी यहाँ बैठी हुई है, इसको कोई त्योहार नहीं, कुछ नहीं। तो जब वापस आते क्या देखा मैं, एक चपरासी अपने ऑफिसर का खाना लेके जा रहा था, टिफिन डब्बा साइकिल पे। वो टिफिन डब्बा वहाँ गिर गया, तो वो बूरेलू गारेलू सब गिर गए बाहर। तो वो पागल ले के साफ करके वो खाने लगी, ये खाली डब्बे लपेट के फिर घर को चलाम। परमात्मा इसका त्योहार यहाँ भी कर दिया बैठी जगह पे, और हम खाली पीने में परेशान रहते हैं। ये ऐसी बहुत सारी चीजें देख के निश्चिंत हो गए जरा। नहीं तो चिंता किसको नहीं रहती, आजकल का लड़कों की जान निकली हुई है सबकी, कैसा जीना। आजकल का लड़का शादी के नाम से बहुत डर रहा है, और जीने की सबसे ज्यादा परेशानी इनको है। परसों शैंकी भी मेरे को पूछ रहा था, पापा आप कैसा इतना दम मार गए। हाँ, मैं बोला अरे कुछ जीने की चिंता की है, कैसा जीना है नहीं सोचे हम लोग। तुम लोग कैसा जीना है कि सोच रहे, इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़े जब को ऐसा जिएंगे हम करके सोच रहे हैं। हम लोग खाली जीना है करके सोच लिए, बस उतना ही फर्क, कुछ भी नहीं है। इसे जीने को क्या कहीं भी जी लेगा आदमी। अब जहाँ कैसा जीने की बात आती है, कार वार रखना है, वो ये करना है, तो फिर वो एक अलग परेशानी है। जहाँ जीने की बात है तो जी लेगा आदमी, क्या है उसमें। यहाँ तो जीता है बहुत बड़ा समाज अच्छे से ही, ये हम तो देखे हैं। मैं 8वीं 9वीं तक में काफ़ी उपनिषद मनुस्मृति ये सब पढ़ लिया था, 9वीं तक। उसके बाद फिर कभी नहीं पढ़ा मैं। 9వ తరగతి దాకా ఇవన్నీ చదివినా లైబ్రరీ నుంచి, उपनिषद చదివినా, मनुस्मृति కూడా అప్పుడే చదివినా నేను। फिर बाद में तो मैं सिर्फ रामायण पढ़ता रहा,
बाद में रामचरितमानस ही पढ़ा मैं, बाकी और कुछ नहीं पढ़ा उसके बाद में ना। कोई किताब बता, अंग्रेजी आती नहीं थी तो प्रश्न ही नहीं उठता था कोई किताब पढ़ने का। बाकी ये सारी चीज़ें तो देखते रहे, मगर उस समय जो पढ़ा था उसके साथ में इसका तालमेल बैठता रहा है कहीं ना कहीं। देखिए आपको एक बात बताता हूँ मैं, 3 तरह से आदमी किसी की बात को मान सकता है। एक तो शास्त्र का प्रमाण वो, या फिर एक तर्क पर वो सही उतरे, है ना, या फिर वो अनुभव की बात। ये 3 बातों को हम प्रमाण मान सकते हैं। तो अनुभव है उसको भी हम इनकार नहीं कर सकते, उसका और कोई प्रमाण नहीं मान सकते। जो तर्क पर सही उतरा है, जिसके पीछे कोई लॉजिक है, उसको मानना ही है। और जो फिर शास्त्र से प्रमाणित है उसको मानना है। 3 तरह से हम कोई भी बात मान सकते। इसलिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं मांगते बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं 3 के हिसाब से भी बात करता हूँ। के बारे में बताते हैं, हाँ, जो और जगह पढ़ने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तो उसका अध्ययन या कल्पना या सोच के पीछे क्या है बताता हूँ। ये उसका सोच के पीछे की बात बताइए। हाँ। सोच आप अगले कई दिनों में बताएंगे, 5-6 दिनों में। हाँ। पर इसके सोच कैसे आए आप? मतलब एक तो पढ़ाई था हैदराबाद में, वडोदरा में, हाँ। और कुछ 9वीं तक का आपका उपनिषदों का और चीजों का अध्ययन था। हाँ। इन सबके अलावा भी आप आजकल जो बताते हैं, पिछले कई साल से बता रहे हैं आप, हाँ, उनको कैसे आपके मन में आए? बताऊंगा वो भी। कैसे आया मन में? आश्रम चालू किए जब तो ऐसा कुछ नहीं था। आश्रम चालू किए जब तो यही था सिर्फ कि बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े बूढ़े कलाकार हैं, उनकी आखिरी जिंदगी आसानी से बीते और उनकी जानकारियां हम ले लें, पूरी इकट्ठा कर लें। उससे हटके कुछ नहीं था और पूरा। तो उनसे पूरी टेक्निकों की उसकी इसकी जानकारियां हम बहुत लिए। येल्लप्पा ताता अंधे हो गए थे, उनके आंख का ऑपरेशन कराए और कई लोगों के साथ में संपर्क, उनकी कुछ व्यवस्था, थोड़ी बहुत व्यवस्था करके वो था कि इनके आखिरी वो उम्र तो अच्छे से बीत जाए। बाकी और ऐसा कुछ नहीं था। सीखे बहुत थे, ये सारी जानकारियां बहुत लिए थे, क्योंकि इनके काका थे लक्ष्मीकांत राव जी, उनको बहुत कारागिरियां आती थी। वो चमड़े का काम भी जानते थे, वो पलंग बुनना भी बहुत जानते थे। बहुत काम उनके पास भी देखे हम लोग, बहुत सारी जानकारियाँ। वो कैसे सीखते थे? हालांकि देश पांडे थे, देश पांडे लोग तो इसके नजीक नहीं जाना चाहिए, हाँ, मगर वो बहुत काम जानते थे, बहुत काम सिखा भी दिए लोगों को। उन्होंने सीखे हैं, बहुत सीखते रहे, बहुत कुछ सीखे हैं, मगर उसकी समझ वमझ जो है बाद में जो ये बनी है वो बनी है, समझो। उसके पहले तक तो काम ही सीखना है। और दूसरा बात क्या है कि जो आधुनिक विचारधारा जिसको बोलते, वो हमारे अंदर भी बहुत थी भर के, कि ये सब खत्म हो जाना है, सब खत्म करना है, ये सब लूट के लिए बने हैं, ये उसके लिए बने, इसके लिए बना है करके, ये हमारी भी खोपड़ी में था। तो इसलिए हर जगह जाके खूब बवाल भी मचाते थे, ये सब बेकार है। तो ये सब कुछ रहा है हमारे दिमागों में भी खूब।